हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे और उन टॉपिक्स में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो थे वो भी कुछ कवर किए थे, है ना। और जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस अब बचे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनको अब हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज वीडियो एंड तक देखना है आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5 एंड लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे 7, क्योंकि 6 हमने पहले कवर कर लिया है टॉपिक्स में। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, लिखा है राइट 2 मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन फंक्शंस हमें बताना है ना। तो फर्स्ट लिखा है पॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च एक्ट एज अ स्टोरेज मोलिक्यूल। ठीक है, प्लांट्स में स्टोरेज मोलिक्यूल के रूप में एक्ट करता है स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके हमने पढ़ा था जब हमने टॉपिक कवर किए थे। तो ठीक है, अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन की जो लिंक है वो दे रखी है। ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंड है सेल्यूलोज इज यूज्ड टू बिल्ड द सेल वॉल एंड इट इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में उसका फॉर्मेशन कौन करता है? उसका फॉर्मेशन करता है सेल्यूलोज, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है ना। और पॉलीसेकेराइड यानी कि क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है स्टोरेज मॉलिक्यूल के रूप में एक्ट करता है स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, और दूसरा है सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है सेल्यूलोज, वो भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनो एंड डाइसेकेराइड्स, है ना। मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स में क्लासिफाई करना है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस में स्पेशली लिखा नहीं है, डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया है ना। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होंगे यहाँ पर? राइबोज, 2-डीऑक्सी राइबोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और डाइसेकेराइड्स हैं माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, माल्टोज एंड लैक्टोज यहाँ पर डाइसेकेराइड्स होंगे, बाकी जो भी हैं वो मोनोसेकेराइड्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च, है ना। ग्लाइकोजन क्या होता है और ये स्टार्च से किस तरह से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है। लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनिमल बॉडी के रूप में, एनिमल बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल बॉडी में स्टोर किया जाता है एज अ ग्लाइकोजन। ओके, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। हमारी एनसीईआरटी में 3 पॉलीसेकेराइड्स दिए हुए हैं, है ना। स्टार्च है, सेल्यूलोज है एंड ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो स्टार्च और सेल्यूलोज का जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमने वहां पर देखा था स्टार्च एंड सेल्यूलोज में। ठीक है, तो अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप वो वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं, स्टार्च एंड सेल्यूलोज में स्ट्रक्चरल डिफरेंस वाला। ठीक है, चलिए तो अब आगे क्या लिखा है? स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड। स्टार्च भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है ना। और ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है ना। दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं। आगे लिखा है विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, है ना। याद होंगे आपको अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस वाला, है ना, स्टार्च एंड सेल्यूलोज में। तो वहां पर हमने पढ़ा था अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्लाइड में भी मैंने आपको शो किया था कि अमाइलोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो वो हमने टॉपिक में देखा था। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो जो स्टार्च है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है और 2 कंपोनेंट उसमें होते हैं जनरली, मेनली, है ना। फर्स्ट होता है अमाइलोज एंड दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एक लीनियर चेन होता है, ज्यादा ब्रांच्ड नहीं होता है वो, बट अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है ना। ब्रांच्ड चेन दिखती है हमें अमाइलोपेक्टिन में, जबकि अमाइलोज में इतनी ब्रांच्ड चेन हमें नहीं दिखती है।
ठीक है। तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है जो कि जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। क्लियर है। अब यहां पर ग्लाइकोजन में लिखा है ग्लाइकोजन कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। ग्लाइकोजन सिर्फ एक ही कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, यानी कि एक ही कंपोनेंट होता है ग्लाइकोजन में, हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, जिसकी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसे ही होती है, सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन के, बट मोर ब्रांच्ड देन एक्चुअल अमाइलोपेक्टिन। जो एक्चुअल अमाइलोपेक्टिन होता है उससे मोर ब्रांच्ड होता है, ज्यादा ब्रांच्ड होता है ना। जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कंपोनेंट शामिल होता है जिसकी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसी होती है, सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन से, बट अमाइलोपेक्टिन जितना ब्रांच्ड होता है ना उससे कहीं ज्यादा होता है यहां पर जो कंपोनेंट होता है, वो ग्लाइकोजन में जो कंपोनेंट होता है वो ज्यादा ब्रांच्ड होता है अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आई होप तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन 7। ओके, चलिए गाइज आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज एंड लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सुक्रोज एंड लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हमें करना है। चलिए, तो क्या लिखा है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज will give one molecule of alpha D glucose and one molecule of beta D fructose। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम सुक्रोज का तो यहां पर एक मोलिक्यूल हमें अल्फा डी ग्लूकोज का मिलेगा और एक मोलिक्यूल हमें मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये दोनों मोनोसेकेराइड्स यहाँ पर अटैच है, लिंक है एक दूसरे से, और इस तरह से ये डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि सुक्रोज एंड लैक्टोज दोनों ही क्या है, एक डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है, लिंक होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, तो यहां पर क्या होता है, एक डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एक सुक्रोज है, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एक मॉलिक्यूल हमें अल्फा डी ग्लूकोज का मिलेगा ये वाला, और एक मॉलिक्यूल हमें बीटा डी फ्रक्टोज का मिलने वाला है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये होवर्थ स्ट्रक्चर्स है ना। होवर्थ स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने ट्रिक आपको बताई है, आपने अगर वो वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। अल्फा बीटा फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म, है ना, होवर्थ प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन, ये सब कुछ मैंने आपको वहां पर ट्रिक के थ्रू क्लियर किया है ना। ये याद आप नहीं रख सकते, इसलिए वो ट्रिक जरूर देख लीजिए आप, ट्रिक वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लिंक गिवन है उसकी। ठीक है, तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हुआ जब सुक्रोज को हमने हाइड्रोलाइज किया। चलिए, अब नेक्स्ट लिखा है, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इट विल गिव बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। यहां पर जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। चलिए, तो देखिए, ये फिर से एक डाइसेकेराइड है जिसका नाम है लैक्टोज, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू यहां पर कनेक्ट है, यहां पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। ठीक है, तो ये लैक्टोज है, इसका जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक मॉलिक्यूल हमें मिला किसका, बीटा डी गैलेक्टोज का। ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है, और ये बीटा डी ग्लूकोज है। नाम लिख देते हैं हम यहां पर, बीटा डी गैलेक्टोज एंड ये है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कि किस तरह से जब हाइड्रोलाइज होते हैं सुक्रोज एंड लैक्टोज तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वो सब कुछ आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।